अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। टुडे इज द फर्स्ट लेक्चर ऑफ आवर 9th क्लास केमिस्ट्री। ठीक है, कल के जो प्रीवियस वीडियो थी उसमें मैंने आपको जस्ट ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया था कि जो न्यू 9 क्लास की केमिस्ट्री की बुक्स आई हैं उसमें कौन कौन से हमारे चैप्टर्स ऐड हैं और उन चैप्टर्स में ब्रीफली किन चीज़ों के बारे में बताया गया है उस सबका आपको एक आइडिया दिया गया था। ठीक है, आज हम जो है वो अपने चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे और चैप्टर नंबर 1 जो है वो हमारे पास है स्टेट्स ऑफ मैटर एंड फेज चेंजेस। ठीक है, पहले ये जो चैप्टर था ये आपका चैप्टर नंबर 5 था, फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर, बट नाउ इट इज द फर्स्ट चैप्टर, स्टेट्स ऑफ मैटर एंड फेज चेंजेस। ठीक है, स्टेट्स ऑफ मैटर का तो आपको पता ही है दैट मैटर एग्जिस्ट बेसिकली इन 3 फॉर्म्स, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, लेकिन उसके अलावा फोर्थ फॉर्म ऑफ मैटर इज प्लाज्मा। तो उसके बारे में इसमें बताया जाएगा, फेज चेंजेस के बारे में बताया जाएगा कि किस तरह से एक जो फेज है वो इंटर कन्वर्ट होती है किसी दूसरी फेज में। ठीक है, बट बिफोर ऑल दैट सबसे पहले इस चैप्टर में आपको जो है वो केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन दिया गया है, क्योंकि सबसे पहले तो ऑब्वियसली जब भी कोई न्यू स्टूडेंट जो है वो बिकॉज 9 क्लास इज अ न्यू जनरा और न्यू जर्नी फॉर स्टूडेंट्स, क्योंकि 8 तक हम एक जनरल साइंस पढ़ते हैं और उसके बाद फिर एकदम हम जब 9th में मूव करते हैं तो हमारे पास साइंस जो है वो डिवाइड हो जाती है इनटू बेसिक 3 कैटेगरीज, मींस केमिस्ट्री, बायो फिजिक्स और केमिस्ट्री, कंप्यूटर एंड फिजिक्स। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए दैट व्हाट इज केमिस्ट्री। ठीक है, केमिस्ट्री क्या होती है और डेफिनेशन जो आपकी बुक में गिवन है केमिस्ट्री की वो आपके पास क्या डेफिनेशन है। अकॉर्डिंग टू दैट डेफिनेशन, केमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द प्रॉपर्टीज, कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ सब्सटेंसेस। ठीक है, अब इसमें ये देख लें, आई डोंट नो कि सारी बुक्स में ये प्रॉब्लम है या नहीं, यहाँ पर ब्रांच के स्पेलिंग जो है वो गलत है। ठीक है, तो यहाँ पे ये ब्रांच है। केमिस्ट्री अब क्या है, केमिस्ट्री साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम 3 चीजों के साथ डील करते हैं। आपने इस तरह से चीजों को याद रखना है कि आपको पता हो कि किस किस चीज के बारे में हम डील करें। तो 3 चीजें यहाँ पे इन डेफिनेशन में उन्होंने बताई हुई है, दैट प्रॉपर्टीज, कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ सब्सटेंसेस। प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंसेस से क्या मुराद है कि उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, मींस के वो किस स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या है, या उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, मींस वो रिएक्शन किस तरह से करते हैं, एसिड से कैसे रिएक्शन करते हैं, एयर से कैसे करते हैं, ऑक्सीजन से कैसे करते हैं। तो ये उनकी प्रॉपर्टीज आ जाती हैं, आइदर दे आर फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, इसी तरह से फिर स्ट्रक्चर आ जाता है, व्हाट डू यू मीन बाय, सॉरी, कंपोजिशन आ जाती है। कंपोजिशन से क्या मुराद है, कंपोजिशन से मुराद है कि आपका जो कंपाउंड है या आपका जो केमिकल है वो किस किस चीज से मिलकर बना हुआ है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं वाटर की, तो आपको पता है कि जो वाटर है उसमें हमारे पास क्या क्या चीजें प्रेजेंट है। वाटर में हमारे पास जो है वो 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन है, तो हम ये कहेंगे कि ये हमारे पास जो है वो वाटर की कंपोजिशन है। ठीक है, इसी तरह अगर हम बात करें कार्बन डाइऑक्साइड की, तो कार्बन डाइऑक्साइड में भी हम क्या कहेंगे कि हमारे पास जो है वो 1 कार्बन है और 2 ऑक्सीजन है, तो ये इसकी कंपोजिशन है। कंपोजिशन से मुराद क्या है कि आपका जो केमिकल है वो आपका किन चीजों से मिलकर बना हो। उसके बाद जो थर्ड चीज आती है वो आपके पास आती है जी, स्ट्रक्चर ऑफ सब्सटेंसेस। अब स्ट्रक्चर से क्या मुराद है, स्ट्रक्चर से मुराद ये होता है कि जो भी आपका मॉलिक्यूल है या जो भी आपका एलिमेंट है या केमिकल है वो उसका स्ट्रक्चर किस तरह से है। मेन स्ट्रक्चर से मुराद ये है कि उसमें एलिमेंट्स जो है या एटम्स जो है वो किस तरह से अरेंज है। जैसे अगर आपको थोड़ा सा याद हो तो जो सोडियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर आप पढ़ते हैं, सोडियम क्लोराइड का क्यूबिक स्ट्रक्चर हो। ठीक है, इसी तरह जो वाटर है वो उसमें आप देखते हैं कि वो आपका एक बेड शेप्ड स्ट्रक्चर हमारे पास आता है। ठीक है, इसी तरह अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड का देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड का हमारे पास एक जो है वो लीनियर स्ट्रक्चर आता है। तो स्ट्रक्चर से मुराद ये है कि आपके पास जो है वो किसी भी केमिकल में किस तरह से एलिमेंट्स अटैच है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ये मैं आपको कार्बन डाइऑक्साइड का जो है वो स्ट्रक्चर बता रही हूँ, इसमें आपका कार्बन और ऑक्सीजन इस तरह से अटैच होती है, तो ये क्या है, ये एक लीनियर स्ट्रक्चर है। ठीक है, उसके अलावा अगर हम इसकी डेफिनेशन में, अब इसकी डेफिनेशन में हमारे पास क्या 3 चीजें आ गई, दैट केमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द प्रॉपर्टीज, कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ सब्सटेंसेस। ठीक है, इसके अलावा अब उसी चीज को ये थोड़ा सा और इलेबोरेट करेंगे। इसके अलावा ये किससे डील करती है, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस को से डील करती है। ऑब्वियसली कि अगर केमिकल रिएक्शन होगा तो कोई ना कोई केमिकल चेंज भी आएगा मैटर में। ठीक है, इसी तरह अगर फिजिकली आप, जैसे फॉर एग्जांपल आइस को अगर आप हीट करेंगे तो वो आइस जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी, तो ये एक फिजिकल चेंज हो गया। ठीक है, इसी तरह से अगर हम जो है वो कोई सी 2 चीजों को मिला लेते हैं तो हमारे पास एक न्यू सब्सटेंस बन जाता है, तो वो एक केमिकल चेंज आ गया। ठीक है, तो इसमें आपके फिजिकल और केमिकल चेंजेस भी होंगे मैटर के। और इसके अलावा उन लॉज के बारे में हम पढ़ेंगे जो कि इन चेंजेस को गवर्न करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आपने पढ़ा हुआ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस, आ जाता है कि आपका जो टोटल मैस है किसी भी सब्सटेंस का वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चला जाता है, लेकिन ओवरऑल जो वेट है वो इक्वल रहता है। ठीक है, इसी तरह से डिफरेंट प्रिंसिपल्स जो है वो हम इसमें स्टडी करेंगे।
ठीक। अब यहाँ पे उन्होंने आपको बता दिया प्रॉपर्टीज का, अब यहाँ पे वो बता रहे हैं आपको कंपोजिशन के बारे में कि क्या होती है कंपोजिशन। अब कंपोजिशन क्या है? डिटर्मिनेशन ऑफ कंपोजिशन रिप्रेजेंट फाइंडिंग आउट परसेंटेजेस ऑफ एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स इन अ सैंपल ऑफ मैटर। वही वाली बात कि अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास जो है वो वाटर है, तो मेरे पास कितनी परसेंटेज इसमें हाइड्रोजन की है और कितनी परसेंटेज इसमें ऑक्सीजन की है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसमें देखें तो हमारे पास ऑलमोस्ट 2:1 आती है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की। इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड में 1:2 आती है कार्बन और ऑक्सीजन की। तो किसी सैंपल में आपके पास एलिमेंट्स किस रेशो से या किस परसेंटेज से प्रेजेंट है, वो हमारे पास उसकी कहलाएगी डिटर्मिनेशन ऑफ कंपोजिशन। इसी तरह से इसमें दूसरी चीज को जिसको एक्सप्लेन किया गया है दैट इज अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ मैटर। अब स्ट्रक्चर ऑफ मैटर से क्या मुराद है? अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन मैटर। ये मैंने आपको बताया कि किस तरह से जो एटम है वो मैटर में अरेंज होते हैं। जैसे सोडियम क्लोराइड है उसमें क्यूबिक फॉर्म में है। इसी तरह आपकी अगर मिथेन है तो उसमें टेट्राहेड्रली होते हैं, वाटर में वी शेप्ड होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड में लीनियरली अटैच होते हैं। तो इस तरह ऊपर वाली डेफिनेशन को ही एक्सप्लेन इसमें किया गया। फिर इसके बाद आपके फिजिकल या प्रॉपर्टीज की बात आ जाती है। अब प्रॉपर्टीज में मैंने आपको बताया कि दो तरह की प्रॉपर्टीज होती हैं हमारे पास, कौन कौन सी? फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। और उसी वजह से दो तरह के चेंजेस आते हैं, कौन कौन से? फिजिकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस। ठीक है। अब फिजिकल या केमिकल चेंजेस किस तरह से आते हैं? फिजिकल या केमिकल चेंजेस हमारे पास आते हैं बाय अब्जॉर्प्शन और एवोल्यूशन ऑफ एनर्जी। फॉर एग्जांपल जब आप वाटर को गर्म करते हैं, हीट करते हैं, तो क्या होता है कि वाटर आपका वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है। अब वो वेपर्स में कन्वर्ट कब हो रहा है? व्हेन इट इज अब्जॉर्बिंग एनर्जी, जब वो एनर्जी को अब्जॉर्ब कर रहा है, हीट को अब्जॉर्ब कर रहा है। ठीक है, तो उसकी फेस चेंज हो रही है। इसी तरह से अगर हम वाटर को कूल करते हैं तो क्या होता है कि उसकी एनर्जी एवोल्यूट होती है, उसकी एनर्जी बाहर निकलती है, जिसकी वजह से वो जो आपका पानी है वो आइस में कन्वर्ट हो जाता है। इसी तरह आपके डिफरेंट रिएक्शंस होते हैं जिनमें कुछ में आपकी एनर्जी अब्जॉर्ब होती है और कुछ में जो एनर्जी है वो रिलीज होती है। ठीक है। ओके, उसके बाद हम चलते हैं जी ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री की तरफ। अब ये है कि केमिस्ट्री आपके पास एक बहुत वाइड सब्जेक्ट है, ठीक है, जिसमें आप डिफरेंट चीजों को स्टडी करते हैं। मीन्स उसकी डेफिनेशन में आप देख लें कि डेफिनेशन ही उसकी कितनी वास्ट है। अब हम अगर हर केमिकल की अलग अलग इन चीजों को स्टडी करने बैठे हैं तो हमारे पास डिफरेंट तरह के केमिकल्स हैं। ठीक है, अब उनकी डिफरेंट तरह की केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, डिफरेंट तरह की फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं। तो इसीलिए हम क्या करते हैं केमिस्ट्री को, क्योंकि इतना वाइड सब्जेक्ट है, उसको हम डिवाइड कर देते हैं इंटू डिफरेंट ब्रांचेस। और हर ब्रांच जो है वो डील करती है विद स्पेसिफिक एस्पेक्ट, यानी उसकी स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक के बारे में वो स्टडी उसमें हम ज्यादा डिटेल से कर सकते हैं। ठीक है। ओके। अच्छा जी, अब सबसे पहली जो हमारे पास ब्रांच आती है केमिस्ट्री की, वो हमारे पास आती है फिजिकल केमिस्ट्री। ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री हमारे पास जो है वो फर्स्ट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है। अब फिजिकल केमिस्ट्री में हमारे पास जो है वो क्या है, इसकी अगर हम डेफिनेशन देखें तो वो इसकी डेफिनेशन क्या है? दिस ब्रांच इन्वेस्टिगेट्स हाउ सब्सटेंसेस बिहेव एट एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर लेवल्स। इट प्रोवाइड्स क्लियर एक्सप्लेनेशन एज टू हाउ फंडामेंटल फिजिकल लॉज गवर्निंग आवर वर्ल्ड cause atoms and molecules to show specific characteristic and in turn to give huge structures related to life। ठीक है, अब उसके नाम से ही पता चल रहा है कि क्योंकि वो फिजिकल केमिस्ट्री है तो वो उसकी फिजिकल अपीयरेंस से ज्यादा रिलेट करेगी। ठीक है, इसमें हम किन चीजों को स्टडी करते हैं कि किस तरह से एटॉमिक या मॉलिक्यूलर लेवल पे सब्सटेंसेस बिहेव करते हैं, कि क्या होता है कि जब हम सब्सटेंसेस को हीट करते हैं तो उनके मॉलिक्यूल्स में क्या चेंजेस आते हैं, कैसे उनके एटम्स अपनी जगह पे वाइब्रेट करते हैं, किस तरह मॉलिक्यूल एक जगह से दूसरी जगह जो है वो ट्रेवल करते हैं। ये सारा कुछ हीट करने से, कूल करने से, इलेक्ट्रिसिटी पास करने से, ये सारा हम स्टडी करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री में। ठीक है, इसी तरह से ये हमें ये भी बताती है कि कौन से फिजिकल लॉज होते हैं जो कि हमारी वर्ल्ड को कंट्रोल कर रहे होते हैं और जिसको हम स्टडी करते हैं अंडर फिजिकल केमिस्ट्री। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आपके बहुत सारे रिएक्शन जो है वो स्पॉन्टेनियस है, बहुत सारे जो है वो आपके नॉन स्पॉन्टेनियस है। ठीक है, इसी तरह डिफरेंट आपके जो फिजिकल लॉज हैं जो कि आपकी दुनिया में चल रहे हैं, वो सारे के सारे कैसे जो है वो एटम्स और मॉलिक्यूल्स को अलाउ करते हैं कि वो एक स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक जो है वो अपना शो करें। ठीक है, इसी तरह से फिजिकल केमिस्ट्री जो है वो और किस लिए यूज होती है? रेट ऑफ रिएक्शंस के जो चेंजेस होते हैं उनको प्रिडिक्ट करने में भी और उनको चेंज करने में भी। ठीक है, यानी आपका जो रेट ऑफ रिएक्शन है, कितनी स्पीडली आपके जो रिएक्टेंट्स हैं वो प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो रहे हैं, दिस इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, अगर हमने रिएक्टेंट की क्वांटिटी बढ़ा दी, यानी स्टार्टिंग मटेरियल बढ़ा दिए, तो क्या है कि आपके ज्यादा तेजी से जो प्रिडिक्ट आप कर सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन आपका ज्यादा तेजी से दूसरी तरफ जाएगा। इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता अगर आपके रिएक्टेंट्स की क्वांटिटी कम होती जा रही है
जाएंगे तो क्या होगा कि आपका रेट ऑफ रिएक्शन स्लो होता जाएगा, ठीक है। और इस चीज का फायदा क्या होता है, ये चीज हमें हेल्पफुल होती है ऑन इंडस्ट्रियल स्केल, क्योंकि आपको पता है कि इंडस्ट्रियल स्केल पे आप डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस के थ्रू डिफरेंट प्रोसेसेस करते हैं, तो आपको पता चल जाता है कि कितना टाइम कंज्यूम होगा आपके किसी रिएक्शन को कंप्लीट होने में और कोई प्रोडक्ट बनने में, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट फिजिकल केमिस्ट्री, जिसमें हम फिजिक्स के लॉ को, जो कि हमारी वर्ल्ड पे गवर्न कर रहे हैं, उनके थ्रू हम देखते हैं कि किस तरह एटम्स और मॉलिक्यूल्स स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज जो है वो शो कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरह से फिर हमारे पास आ जाती है सॉरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आ जाती है। अब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझने से पहले आप ये समझ लें दैट व्हाट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेसिकली क्या होती है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपके वो तमाम सब्सटेंसेस जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन लाजमी प्रेजेंट हो, वो आपके कहलाती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। यानी आपके वो कंपाउंड या आपके वो केमिकल जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन लाजमी प्रेजेंट हो, दे आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड, और उन कंपाउंड्स की स्टडी को हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे C6H6 हमारे पास बेंजीन का स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब ये कौन सा कंपाउंड है, ये हमारे पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है। इसी तरह अगर हम बात करें मिथेन की, CH4, इसमें भी कार्बन और हाइड्रोजन दोनों आ रहे हैं, तो ये भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक। इसी तरह अगर मैं आपसे कहूँ एसिटिक एसिड की बात करूं, एसिटिक एसिड का फॉर्मूला हमारे पास होता है CH3COOH, ठीक है। अब इसमें ऑक्सीजन भी आ रहा है, लेकिन कार्बन और हाइड्रोजन तो मस्ट प्रेजेंट है ना, इसका मतलब ये भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपसे बात करूं कार्बन डाइऑक्साइड की, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो, अब आप बताएं कि ऑर्गेनिक है कि नहीं है। नो, ये ऑर्गेनिक नहीं है, क्योंकि इसमें कार्बन तो है लेकिन इसमें हाइड्रोजन नहीं है, ठीक है। तो ये आपके पास जो है वो ये तीन आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और जो आपके पास CO2 है वो आपके पास क्या है, वो आपके पास इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है। यानी वो कंपाउंड जो ऑर्गेनिक ना हो, वो सारे के सारे कंपाउंड हमारे क्या कहलाते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहलाते हैं, ठीक है। और ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन से हैं, जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन लाजमी प्रेजेंट हो, उसके अलावा कोई और एलिमेंट प्रेजेंट हो सकता है, लेकिन कार्बन और हाइड्रोजन का प्रेजेंट होना लाजमी, ठीक है। अब हम बात करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, ठीक है। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अलावा बाकी सारे कंपाउंड जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन लाजमी प्रेजेंट ना हो एक साथ, वो आपके इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहलाते हैं। अब फॉर एग्जांपल जैसे वाटर है, तो वाटर भी आपके पास ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सॉरी कंपाउंड है। इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड भी आपके पास जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है। सिंपल ऑक्सीजन आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है। आपके पास अमोनिया जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसी तरह से सल्फ्यूरिक एसिड आपके पास जो है वो एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो वो सारे कंपाउंड जो कि ऑर्गेनिक नहीं है, जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन लाजमी प्रेजेंट नहीं है, वो आपके कहलाते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड, और उनकी स्टडी को हम क्या कहते हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। ओके, अब अगर आप इसकी डेफिनेशन देखें तो इसकी डेफिनेशन हमारे पास क्या है, इट इज द स्टडी। अब इसमें आप चीजें देख लें कि चीजें हमारे पास कौन सी आ रही हैं, कि हमारे पास इसमें आ रहा है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ सिंथेसिस, ठीक है। इट इज अ स्टडी ऑफ सिंथेसिस, कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज एंड स्ट्रक्चर ऑफ एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स दैट कंटेन लिटिल और नो कार्बन, ठीक है। वही बात आ गई कि हाइड्रोकार्बन्स में भी आपका जो ज्यादा जोर होता है वो किस पे होता है, कार्बन पे, लेकिन आपके पास हाइड्रोजन भी प्रेजेंट होनी चाहिए, ठीक है। तो हमारे पास इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कौन सी केमिस्ट्री है, जिसमें हम स्टडी करते हैं, स्टडी सॉरी सिंथेसिस यानी किसी चीज के बनने को, कंपोजिशन वो जो आपके पास केमिकल है उसमें कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है, प्रॉपर्टीज उस केमिकल की क्या प्रॉपर्टीज हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज यानी वो केमिकल रिएक्शन कैसे करता है, स्ट्रक्चर ऑफ एलिमेंट के उसमें जो एलिमेंट्स या एटम्स प्रेजेंट है उनका स्ट्रक्चर क्या है, एंड कंपाउंड्स, और अगर कंपाउंड है तो उसमें मॉलिक्यूल्स किस तरह से अरेंज है, कौन से कंपाउंड जिनमें आपके पास कार्बन या बहुत कम कार्बन प्रेजेंट हो, ठीक है। तो कार्बन हो ही ना, या फिर बहुत कम अमाउंट में कार्बन प्रेजेंट हो, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, इसमें आपके पास हाइड्रोजन नहीं है, तो ये आपके पास एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक। और इसमें भी अगर हम देखें तो हमारे पास ऑक्सीजन की क्वांटिटी ज्यादा है, कार्बन की क्वांटिटी कम है, ठीक है। अब आगे उन्होंने आपको डेफिनेशन दी हुई है, ये आपकी दो लाइंस में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन आ जाती है, जिसमें आपके पास स्टडी करते हैं हम सिंथेसिस ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड के, वो बनाए कैसे जाते हैं, कंपोजिशन उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, प्रॉपर्टीज उनकी प्रॉपर्टीज क्या है, चाहे वो केमिकल है या फिजिकल है, फिर उनके स्ट्रक्चर यानी उनको स्ट्रक्चर ऑफ एलिमेंट एंड कंपाउंड, अगर एलिमेंट्स हैं तो उसमें एटम्स किस तरह से अरेंज है, अगर कंपाउंड है तो उसमें एलिमेंट्स किस तरह से अरेंज है, ठीक है। और कौन से कंपाउंड जिसमें कार्बन बिल्कुल ही ना हो या बहुत
कम हो। फिर उसके बाद हमारे पास डेफिनेशन आ जाती है इनऑर्गेनिक सब्सटेंस की। अब इनऑर्गेनिक सब्सटेंस क्या है? एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस कैन बी कंपोज्ड ऑफ मेटल्स, नॉन मेटल्स और मिक्सचर ऑफ दीज सॉल्ट्स, एसिड्स एंड बेसिस। अब आपके पास इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो मेटल से भी मिलकर बन सकता है, नॉन मेटल से मिलकर भी बन सकता है, इन दोनों के मिक्सचर से भी मिलकर बन सकता है, सॉल्ट भी हो सकते हैं, एसिड भी हो सकते हैं और बेसिस भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेटल्स आपके पास जितनी भी है, सोडियम है, मैग्नीशियम है, जिंक है, इनके कार्बोनेट्स हैं या इनके हाइड्राइड हैं, वो सारे के सारे आपके इनऑर्गेनिक है। नॉन मेटल आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, सल्फर डाइऑक्साइड है, ये सारे की सारी आपके पास नॉन मेटल्स जो है वो इनऑर्गेनिक है। मिक्सचर ऑफ दीज मेटल और नॉन मेटल का मिक्सचर, जैसे सोडियम क्लोराइड, अब उसमें सोडियम मेटल है, क्लोरीन नॉन मेटल है, वो भी आपके पास इनऑर्गेनिक है। फिर सॉल्ट आ जाते हैं, जैसे सोडियम कार्बोनेट आ गया, मैग्नीशियम सल्फेट आ गया, ये सारे के सारे भी आपके पास जो है वो इनऑर्गेनिक है। एसिड सल्फ्यूरिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड है, HCl है, ये सारे के सारे आपके पास इनऑर्गेनिक है। बेसिस सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पोटासियम हाइड्रोक्साइड, ये सारे की सारी बेसिस भी हमारे पास इनऑर्गेनिक है। ठीक है, उसके बाद जो आपकी लास्ट टू लाइंस है ये आपके पास आ जाती हैं स्कोप की। ठीक है, यहां से लेकर और यहाँ पर ये आपका स्कोप है कि जो आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो आपकी कहाँ कहाँ यूटिलाइज हो सकती है। तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं वो आपके यूज होते हैं एज अ फर्टिलाइजर, एज अ इन मेडिसिन, कैटलिस्ट के तौर पे यूज होते हैं। कैटलिस्ट कौन से सब्सटेंसेस होते हैं जो आपके रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देते हैं, लेकिन वो खुद एज इट इज ही रहते हैं। ठीक है, यानी एंड में आप उनको एज इट इज निकाल लेते हैं। वो सिर्फ आपके रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाते हैं लेकिन खुद रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते। पिगमेंट्स के तौर पे यूज होते हैं। पिगमेंट क्या होते हैं? जैसे आपके पेंट को कलर दिया जाता है तो वो आपके पिगमेंट्स यूज होते हैं। इसी तरह आपके जो किसी भी जो आपके फूड होते हैं, फूड कलर, वो भी आपके पिगमेंट्स ही होते हैं। ठीक है, कोटिंग्स, कोटिंग्स भी आपकी जो पेंटिंग्स वगैरह होती है उसमें जो कोटिंग की जाती है वो भी इसमें, एंड मच मोर, इन सारी इंडस्ट्रीज में आपकी जो है वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंडर ही हम उसको स्टडी करते हैं। ठीक है, ओके। उसके बाद हमारे पास आ जाती है जी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारे पास क्या है ये अभी मैंने वैसे आपको बताया है, दोबारा इसको अब हम देख लेते हैं। डेफिनेशन इसकी क्या है? इट इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद कार्बन कंपाउंड्स, हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर derivatives other than its simple salts like carbonates, bicarbonates, oxides and carbides। अब ये बात याद रखना, ये बड़ी इन्होंने ना ट्रिकी सी लाइन दी हुई है, तो कई स्टूडेंट्स इवन टीचर्स भी इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। वो उन ये जो बाद में आने वाली चीजें दी है ना, कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स, ऑक्साइड्स एंड कार्बाइड्स, वो इनको भी एडअप कर लेते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ठीक है, लेकिन ये चीजें आपकी ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है, दीज आर इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड आपके कौन से हैं? जिन जो वो आपकी वो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है जो कि डील करती है कार्बन के कंपाउंड को, जो कि क्या कहलाते हैं? हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन हम उसको क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उसमें हमारे पास हाइड्रोजन और कार्बन दोनों का प्रेजेंट होना लाजमी है। एंड डेरिवेटिव्स, डेरिवेटिव से मुराद ये कि उनसे जो चीजें ड्राइव हुई हुई हैं, जैसे अब ये देखें एसिटिक एसिड, अब इसमें आपके पास जो है वो कार्बन और हाइड्रोजन तो है लेकिन उसमें ऑक्सीजन भी ऐड है, तो ये क्या है? ये हाइड्रोकार्बन का एक डेरिवेटिव है। ठीक है, ओके। अदर देन, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ आपके हाइड्रोकार्बन और उनके डेरिवेटिव ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, और बाकी सारे जो हैं वो आपके इनऑर्गेनिक है। ठीक है, उन्होंने कहा अदर देन दीज, यानी इनके अलावा जो आपके हाइड्रोकार्बन और डेरिवेटिव्स हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जिसको हम स्टडी करते हैं अंडर द ब्रांच ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, बाकी आपके जो कार्बोनेट्स हैं जैसे सोडियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, अब इसमें आपके पास हाइड्रोजन नहीं आ रही, साथ में आपके पास मेटल आ रही है, तो ये आपके ऑर्गेनिक नहीं है। इसी तरह बाइकार्बोनेट कौन से होते हैं? जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट, पोटासियम बाइकार्बोनेट्स, तो ये भी आपके पास इनऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक नहीं है। ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, इसी तरह से आपके पास जो है वो वाटर है, तो ये सारे के सारे भी आपके ऑर्गेनिक नहीं है बल्कि इनऑर्गेनिक। और कार्बाइड्स भी आपके पास क्या है? जैसे कैल्शियम कार्बाइड है। कार्बाइड में भी आपके पास कार्बन तो प्रेजेंट होता है लेकिन हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होता, बल्कि कार्बन किसी मेटल के साथ बॉन्डिंग उसने की भी होती है। ठीक है, तो कार्बाइड भी आपके पास जो है वो इनऑर्गेनिक है। ठीक है, इस ब्रांच में हम क्या स्टडी करते हैं? इस ब्रांच में भी हम स्टडी करते हैं जी स्ट्रक्चर को, के जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उनका स्ट्रक्चर किस तरह का है, उनकी फॉर्मेशन किन किन चीज़ों से मिलकर वो बनते हैं, किस तरह वो बनते हैं, नेचुरली बनते हैं, इंडस्ट्री में सिंथेसाइज किया जाता है, उनकी प्रॉपर्टीज को स्टडी करते हैं कि उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, कंपोजिशन को स्टडी करते हैं कि सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने हैं या और जो उनके डेरिवेटिव्स हैं और कौन कौन से उसमें एलिमेंट, सल्फर, ऑक्सीजन ऐड हो सकते हैं, या अगर कार्बन और हाइड्रोजन भी हैं तो उनकी क्या परसेंटेज है। ठीक है, एंड रिएक्शन ऑफ कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के रिएक्शंस को भी हम इसमें स्टडी करते हैं। ठीक है,
ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ एंड आर एसेंशियल फॉर लाइफ। अब ये इसका इससे बड़ा स्कोप या इससे बड़ी इसकी जो यूटिलिटी है वो हम कहीं देख ही नहीं सकते कि आपकी बॉडी में जो कंपाउंड्स हैं दीज ऑल आर ऑर्गेनिक कंपाउंड। आपके कार्बोहाइड्रेट्स, आपकी प्रोटीन्स, आपकी फैट्स, ये सारे के सारे ऑर्गेनिक है, क्योंकि अगर आप इनका स्ट्रक्चर देखें तो आपको नजर आएगा कि ये आपके जो है वो क्या है, ऑर्गेनिक सॉरी हाइड्रोकार्बन है, यानी उसमें कार्बन और हाइड्रोजन लाजमी प्रेजेंट। ठीक है, इसी तरह से आपके डीएनए में, और डीएनए ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है, फिर आपके जो ग्लूकोज है वो आपका एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। फिर इसी तरह से हम गोश्त खाते हैं, प्रोटीन लेते हैं, तो वो हमारे पास क्या है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक, तो हम की तमाम लाइफ फॉर्म्स में जो है वो आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड किसी ना किसी तरह हमें मिल जाते हैं एंड दे आर एसेंशियल फॉर लाइफ। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, आई थिंक दिस इज इनफ फॉर टुडे। होप सो कि आपको ये समझ आया होगा। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, क्यूरी और एनी सजेशन, यू कैन गिव मी इन कमेंट बॉक्स, और प्लीज अपना रिव्यू लाजमी दीजिएगा कि आपको कैसा लगा, क्या इसमें इसको हम बेटर कर सकते हैं, और क्या इसमें जो है वो बेहतरी मजीद आ सकती है। ठीक है, कल के लेक्चर में मिलेंगे, तब के लिए अल्लाह।